नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। नेपाल के राजनेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड पहुंचा है। यात्रा से पहले दिन नेपाली राजनेताओं के दल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उनसे प्रदेश की योजनाओं और केंद्र सरकार के किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि नेपाल और भारत मित्र राष्ट्र हैं। वहां के प्रतिनिधिमंडल के साथ उत्तराखंड को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। भारत के विकास के साथ नेपाल कैसे सहभागी हो सकता है, इससे संबंधित कई योजनाओं पर भी चर्चा हुई है। सीएम धामी ने बताया है कि प्रतिनिधिमंडल दल ने उन्हें नेपाल के लिए भी आमंत्रित किया है। हमारे पड़ोसी और मित्र राष्ट्र नेपाल के एक दल का पूरा एक उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुँचा है, जो अनेकों जगह पर घूमने के बाद, लोगों से मिलने के बाद उत्तराखंड आया। आज हमसे भी उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि नेपाल और भारत दोनों में बहुत समानताएं हैं। हमारा रहन सहन, हमारी तमाम प्रकार की धार्मिक पद्धतियाँ हों या अन्य पद्धतियाँ हों, एक समान है। और उत्तराखंड के अंदर तो बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जहाँ की जो भारत नेपाल सीमा जहाँ मिलती है, वहाँ पर पूजा पद्धति भी एक जैसी है, रोटी बेटी का संबंध है। तो उस नाते उनकी और हमारी जो बहुत सी की चुनौतियाँ एक समान हैं। इधर के सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। राजधानी देहरादून में जमीनों की धोखाधड़ी के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। मुख्यमंत्री ने खुद रजिस्ट्रार ऑफिस देहरादून का औचक निरीक्षण किया था और कई खामियां पाई थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर आज सब रजिस्ट्रार देहरादून रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड किया गया। इस मामले में मुख्यमंत्री ने कहा है कि लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि जमीनों में धोखाधड़ी की जा रही है। यहाँ तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस में कागज भी बदले गए। क्या आपको लगता है कि आज जरूरत है भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? देखिए, इसको जब इसके लिए कमेटी बनाई थी उस दिन सबसे पहले दिन मैंने कहा था कि हम उत्तराखंड में इसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और उसके पीछे हमने ये बातें कही थी कि उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, देश के अंदर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और हम दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ भी हमारा प्रदेश है। हम उत्तराखंड में इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है कि वह भी अपने यहाँ इसको लागू करें। मसूरी में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया और वहां की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अटल उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचने पर छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान स्पीकर ने अध्यापक अध्यापिका के साथ बैठकर स्कूल की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। बताते चले कि घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना ऋतु खंडूरी के परदादा घनानंद खंडूरी की याद में किया गया था और इस विद्यालय से उनका गहरा लगाव है। घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज मसूरी 1929 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो सर्वप्रथम जो घनानंद हाई स्कूल खोला गया था, यह मसूरी के जो लंडौर में कोहिनूर बिल्डिंग है, वहाँ पर राधा वल्लभ खंडूरी जी ने अपने बड़े भाई घनानंद खंडूरी जी की याद में इस विद्यालय को स्थापित किया था। उसके पश्चात उन्होंने नाभा स्टेट से किंगरेक स्टेट को खरीदा और उसके बाद इस संपत्ति को जो है घनानंद हाई स्कूल को हस्तांतरित किया, दान किया उनको। और उसके बाद से यह विद्यालय 1930 से अविरल किंगरेक स्टेट में चल रहा है।
पौड़ी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जिला चिकित्सालय में यू-विन पोर्टल पर ऑनलाइन टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जनपद में ऑनलाइन टीकाकरण की शुरुआत होने से अब गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण की जानकारी अगले टीकाकरण की तारीख मोबाइल में मैसेज से प्राप्त हो सकेगी। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया है कि टीकाकरण से संबंधित जानकारी ऑनलाइन होने से आगामी टीकाकरण की जानकारी और टीकाकरण से छूट चुके बच्चों के बारे में डिटेल जुटाने में सुविधा होगी। वहीं सभी गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण और व्यक्तिगत ट्रैकिंग आसानी से की जा सकेगी। इसके साथ ही यूविन पोर्टल पर पंजीकरण के साथ ही लाभार्थी अपने आसपास के टीकाकरण केंद्रों की जानकारी प्राप्त कर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वहीं लाभार्थियों को डिजिटल प्रमाण पत्र भी मिलेगा। जिला अस्पताल में आज हमने यूविन पोर्टल का एक ड्राई रन किया था और उसका एक लॉन्च भी है पूरे प्रदेश में आज। तो यूविन पोर्टल एक अनआइडेंटिफाइड वर्कर्स एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिस पोर्टल में जितने भी बच्चों को 0 से 5 साल में टीके लगने हैं वो डिजिटलाइज इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल में जाएगी। और जैसे कि समस्या होती थी कि डिलेड वैक्सीनेशन की समस्या होती थी और कभी भी जैसे यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा था नहीं, तो इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी एक ऑप्शन आ गया है और किसी भी बच्चे का पूर्णतया रियल टाइम पे इसमें टीकाकरण होगा। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर वो यहाँ से अगर पौड़ी से अगर किसी दूसरे जनपद में जाता है, वहाँ पे उसे टीका लगता है तो वो भी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के धनगढ़ी स्थित सुल्तान गेस्ट हाउस में संविदा पर तैनात एक कर्मचारी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। विभाग द्वारा घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई। वहीं पुलिस भी मामले की जानकारी में जुट गई है। बताया भी जा रहा है कि ग्राम कांडी मल्ली निवासी धनपाल सिंह नेगी बुधवार को ही अपने घर से वापस ड्यूटी पर आया था। उसके साथ ही काम करने वाले सहयोगी संविदा कर्मी तेजपाल सिंह ने बताया कि दोनों ही कर्मचारी कल ही ड्यूटी पर आए थे और जब वह आवास में नहा रहे थे तो उन्हें करंट लगने का आभास हुआ। बीच में धनपाल कमरे के बाहर लगी एक तार में करंट आने के चलते उससे चिपक गया। धनपाल के शोर मचाने के बाद तेजपाल ने भी मौके पर पहुंचकर उसे छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी भी मौत हो चुकी थी। कर्मचारियों द्वारा मृतक कर्मचारियों को रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच में जुट गई है। धनपाल सिंह, अब हम दोनों घर से आए थे। घर से आने हम यहाँ बाल कटवाए, बाल कटाने। मुझने कहा भाई मैं बाल नहा रहा हूँ। मैंने कहा चल ठीक। नहाने के बाद वो बाहर आया और कपड़े धो के लाया। बाहर जैसे कपड़े लगा मैं अंदर गया, बोला तू नहा ले। मैंने अपने लोटा पानी डाला, मेरे को हल्का झटका मारा। मैंने एकदम उसका नाम लिया धनु, तो मैंने कहा करंट लग रहा है। वो मेरे से पहले वही गिर गया बाहर। जैसे मैं गया वहाँ पे तो मेरे को फिर वहाँ पे झटका लगा। तब तो उसने हाथ से धुआं से मतलब पकड़ा था तार, तब मैंने डंडे से मार के तब छुड़ाया उसको। उसके बाद अगल बगल वाले लोगों ने साथ दिया मेरा, तो स्टाफ पूरा हमारे स्टाफ ने मेरा सहयोग दिया था। दोनों जने साथ। उधम सिंह नगर की गदरपुर थाना परिसर में मुहर्रम की तैयारियों पर अमन कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस मौके पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा है कि मुहर्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। ट्रैफिक को लेकर विशेष सावधानी गदरपुर पुलिस करेगी। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस ने कहा है कि मुहर्रम का त्योहार गम का त्योहार है। इसमें इमाम हुसैन की याद में स्थानीय लोग ताजिया निकालते हैं और लोगों से अपील की गई है कि 10 फुट से अधिक ऊंचा ताजिया न रखें, जिससे कि बिजली की तारों से टकराव अथवा दुर्घटना की आशंका नहीं हो। वहीं देहरादून के डोईवाला में भविष्य में एरो सिटी बनाने जाने की चर्चा इन दिनों जोरों पर है और जिसे लेकर डोईवाला में किसानों ने वहां पंचायत भी की है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं है और सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में बातचीत करते हुए कहा है कि अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो पहले किसानों से बात होगी। एरो सिटी का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। किसानों की जमीन अधिग्रहण करने का कोई फैसला नहीं लिया गया। सीएम धामी ने कहा है कि किसानों को सिर्फ भड़काया जा रहा है।
देखिए, इस मामले में हमने सभी से कहा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से एरो सिटी जैसा अभी कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं गया है और हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करेंगे, कोई भी विकास का काम करेंगे तो उस क्षेत्र के जो किसान हैं, जिनकी भूमि पर वो बनना है या आगे के प्रस्ताव जाने हैं, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी हम कोई प्रस्ताव आगे बढ़ाने वाले नहीं है। मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि उनको किसी संदेह में, किसी चिंता में आने की आवश्यकता नहीं है, उनसे बात किए बिना, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं और नहीं बनेगा तो उनकी सहमति से नहीं बनेगा। अगर कोई इस प्रस्ताव पर आगे कोई बात होगी तो भी उन्हीं की सहमति से वो आगे बढ़ने वाला है। केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर में नई शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा नीति की 3 सालों की उपलब्धियां बताई गई। केंद्रीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अजय घिल्डियाल ने कहा है कि देश में कुल 1250 और विदेश में 3 केंद्रीय विद्यालय है, जिसमें 14 लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। प्रधानाचार्य ने कहा कि सभी केंद्रीय विद्यालय छात्रों की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाने, रटने के बजाय आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन कर रहे हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच निजी बातचीत का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। बातचीत के इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर भी इस पर बहस तेज है। वहीं मामले पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पलटवार करते हुए हरक सिंह रावत को विश्वासघाती बताया है, तो कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने हरक पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन प्रेमचंद को भी निशाने पर लिया। इस बातचीत में हरक सिंह रावत प्रेमचंद अग्रवाल के ऋषिकेश आईडीपीएल कॉलोनी में आवासों के ध्वस्तीकरण के आदेश को रोकने के लिए बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दांव पेंच दिखा रहे हैं। वहीं इस ऑडियो वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद इस मामले पर प्रेमचंद अग्रवाल की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत ने सस्ती लोकप्रियता के लिए काम किया है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। ये एक विश्वास खत्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूं उनके द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी मंत्री के साथ बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी किसी भी बात को इस प्रकार से प्रचार प्रसार करें। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस और कांग्रेस जनों के द्वारा जिस प्रकार की ये सस्ती लोकप्रियता के कारण इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं। अपने वायरल वीडियो मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा खासे गुस्से में है। उनके अनुसार खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वीडियो वायरल कराया है, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने साफ कहा कि ये लोग हैं जो लगातार हरीश रावत के खिलाफ बयान देते रहे हैं। इन्होंने 2022 के चुनाव में हरीश रावत की तस्वीरों को वायरल किया था। मेहरा ने कहा है कि पार्टी आलाकमान से इस बारे में बात करूंगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार अनुशासन समिति इसमें क्या करेगी वो नहीं जानते, लेकिन वो ऐसे लोगों को माफ नहीं करेंगे। निश्चित ही कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश है। मेरी पूरी नीयत, पूरा वीडियो देख के आप समझ सकते हैं क्या है। मैंने तीलू रौतेली से लेके, मैंने आदिगुरु शंकराचार्य की पीठ होने से लेके, हेमवती नंदन बहुगुणा से लेके, चंद्रमोहन सिंह नेगी से लेके आदरणीय खंडूरी जी तक, मौला राम जी जिन्होंने गढ़वाल कॉलेज ऑफ पेंटिंग की स्थापना की, उनसे लेके मैंने आदरणीय नेगी जी जो हमारे गायककार हैं उनका नाम लेकर, पहले विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाले को नाम लेकर, गब्बर सिंह का नाम लेकर, तिलाड़ी कांड के वीरों का नाम लेकर संबोधित किया कि तुम तीलू रौतेला के वंशज हो, जागो, अपनी वीरता को जगाओ, तुम्हारी बहन के संग इतना जघन्य अपराध हुआ, तुम चुप नहीं रह सकते। मेरे ये शब्द हैं। लेकिन उस पूरे वीडियो को काट के 5 सेकंड की एक हिस्से को जोड़कर ये किया गया। और ये वही लोग हैं जो हरीश रावत के खिलाफ लगातार टीवी और मीडिया में बयान देते रहे। ये वही लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन से पहले एक चीज रची और जिसको बीजेपी ने लपक लिया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा गढ़वाल के लोगों को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने साफ कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा को बिना किसी लाग लपेट के गढ़वाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उनके अनुसार इस तरह के बयान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैथोला के अनुसार कांग्रेस हमेशा नफरत की राजनीति करती है। कांग्रेस अध्यक्ष की स्वाभिमान यात्रा फ्लॉप रही है, इसीलिए खींच उन्होंने जनता पर निकाली है। देश के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा जी, उनके पार्टी में जो उनकी गुटबाजी चल रही है और जिस प्रकार से उन्होंने जो स्वाभिमान यात्रा निकाली उसको लेकर के जिस प्रकार से वो गढ़वाल की जनता से सहयोग की अपेक्षा कर रहे थे, वो सहयोग उनके आंदोलन में गढ़वाल की जनता शामिल नहीं हुई। इस कारण सिर्फ मुझे लगता है उनकी ये खींच है और वो खींच वो उत्तराखंड की जनता के साथ निकाल रहे हैं और इसलिए उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी। लेखपाल और जेई भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी के घर पर हरिद्वार पुलिस ने कुर्की की लगातार करके फरार चल रहे सहारनपुर के रहने वाले आरोपी अनिल कुमार के गांव मांडूवाला पहुंचकर पुलिस ने कुर्की करते हुए घर के सभी जरूरी सामान को जब्त कर लिया है। इस दौरान लगातार मुनादी भी होती रही। गौर करने वाली बात यह है कि हरिद्वार के कनखल थाने में पटवारी और जेई पेपर लीक मामले में मुकदमा दर्ज है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। मामले में अब तक करीब 50 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि अलग अलग लोगों से करीब 1 करोड़ रुपए की बरामदगी भी की जा चुकी है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि मामले में 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। हालांकि जांच अभी चल रही है। बद्रीनाथ हाईवे जनपद चमोली के प्रवेश द्वार के कमेडा के जखेड़ में अवरुद्ध होने के चौथे दिन भी यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाया। वहीं कल देर शाम तक पैदल आवाजाही के लिए हाईवे खोल दिया गया। बीते रविवार को क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई और इसके कारण जनपद चमोली की सीमा कमेडा जखेड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी डांट पुलिया समेत हाईवे बहने और लगभग 100 मीटर हिस्से पर भारी मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया था। चमोली की लाइफलाइन को खोलने के लिए सोमवार से काम शुरू कर दिया गया था। NHIDCL के अधीन इस मार्ग को खोलने के लिए रेलवे कंपनी DBL के बाद अब मेगा कंपनी ने भी अपनी पोकलैंड मशीन लगा दी है। राजधानी देहरादून में जुगाड़ नामक वाहन आतंक मचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल को काटकर पीछे उसके बुग्गी जोड़ दी जाती है और इसमें सीमेंट, सरिया, ईंट आदि ऐसे सामान ढोए जाते हैं, जिनसे कि दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अब परिवहन विभाग ऐसे वाहनों पर सख्ती करने जा रहा है। परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शर्मा का कहना है कि इन पर सख्ती बढ़ती जाएगी। ऐसे वाहनों को सीज किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे वाहनों को लोडिंग के रूप में सामान देने वालों पर भी अब परिवहन विभाग मुकदमा दर्ज करेगा। परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है कि ऐसे दुकानदार, चाहे वो सीमेंट विक्रेता हो या फिर अन्य सामान बेचने वाले, यदि ऐसे अनधिकृत वाहनों पर सामान लोड करवाएंगे तो दुकानदारों पर भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।